और नई अनाउंसमेंट। अब क्या कर दिया भाई कनाडा में, स्टूडेंट को वीजा नहीं, विजिटर्स भी अब नहीं आ सकते। ओ माय गॉड यार, ये सब क्या हो रहा है कनाडा में? मैं क्यों आ गया हूँ कनाडा में? क्या नई न्यूज़ आई है, फटाफट से डिस्कस करते हैं यार। क्या मुझे पछतावा हो रहा है, क्या आपको आना चाहिए? कैनेडियन गवर्नमेंट यार, क्या प्रेशर है आपके ऊपर? क्यों भाई, क्यों बुला लिए इतने बच्चे जब नहीं संभाले जा रहे हैं? चलो जी, बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं इस बार। हाँ जी यार, तो कोई भी वीक या कोई भी मंथ ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें कोई नई अनाउंसमेंट ना हो रही हो आईआरसीसी या कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। हर अनाउंसमेंट के बाद ऐसा लगता है कि यार अब इसके बाद क्या ही चेंज कर सकते हैं, इन्होंने इतना कुछ तो बदल दिया पिछले 1-2 साल में जो अनाउंसमेंट करी है। लेकिन ये कुछ ना कुछ नया ढूंढ के ले ही आते हैं। अब जो है ये दो बहुत ही ज़्यादा सीरियस न्यूज़ लेकर आए हैं। पहली तो है कि यार स्टूडेंट वीज़ा को ही क्लोज कर दिया है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट वीजा की 2 क्लास हैं उसमें से एक क्लास को बंद कर दिया। और दूसरा विजिटर वीजा को लेके यार, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, लाइक उसको तो इन्होंने आज तक कभी छेड़ा ही नहीं था, और अब उस पर भी इन्होंने नकल कस दी है। तो पहली चीज को हम डिस्कस करते हैं कि यार स्टूडेंट के लिए जो क्लास होती थी वो होती एसडीएस या नॉन एसडीएस। एसडीएस में इंडिया के साथ साथ 13 कंट्रीज और थी, नाइजीरिया को एक एक्सप्रेस क्लास दी हुई थी, और नॉन एसडीएस में सारी कंट्रीज जो हैं एप्लीकेबल थी। तो एसडीएस में क्या होता था, बच्चों का वीज़ा बहुत जल्दी विद इन 3 वीक्स 4 वीक्स आ जाता था, और जो नॉन एसडीएस क्लास थी वो 4 मंथ 6 मंथ तक के लिए डिले होती थी। और ये क्लास उसी लिए लेके आए थे कि जिस कंट्री से बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं उनको ही वीज़ा प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है कि एसडीएस क्लास को 8 नवंबर से बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट उन 14 कंट्रीज पर पड़ने वाला है जो उन्होंने लिस्ट में दी हैं। इंडिया भी उसी में है, चाइना, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया। तो इनका कहना है कि यार हम दोनों को इक्वली सेम लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, फेयर रिजल्ट देना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है, चीज़ें कुछ और हैं। वो खास करके इंडियन पॉपुलेशन को या इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पर अब स्पेस नहीं देना चाहते हैं। पिछले जिस तरीके से यहाँ पर जो है उनके खिलाफ एक हेट या प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्योंकि आप किसी भी चैनल पे देखिए जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है वो सबसे ज़्यादा स्पाइक पर चल रहा है। तो अब वो गलत होते भी नहीं है, लेकिन वो जो है आजकल ना बलि का बकरा बनाए गए हैं। तो इन्होंने अब क्या किया है कि एसडीएस क्लास को बिल्कुल बंद कर दिया है। हालांकि नॉन एसडीएस क्लास में अभी भी वीज़ा मिलते रहेंगे, लेकिन उसका सक्सेस रेट 60 to 65% है, और एसडीएस का रेट जो था वो 90% था। तो अगर आप अभी भी कनाडा आने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ यार अपनी रिसर्च करें, है ना, जल्दबाजी में फैसला ना लें। जिनकी फाइल लगी हुई थी अब उनका क्या होगा, वो भी अभी बीच में फंसे हुए हैं, उस पर भी कोई इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी है। लेकिन हाँ, इस अनाउंसमेंट के बाद उन पे भी ज़रूर इफेक्ट आएगा। और अगर बात करूं जो फाइल लगाने का सोच रहे हैं, तो यार आप कनाडा आने से पहले, है ना, अपनी पूरी प्रिपरेशन रखें कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, आपका क्या ऐसा रीज़न है कि आप बिना कनाडा जाए नहीं सरवाइव कर सकते, या आप अपने 30 लाख जब लगा रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के लगाएं। ऐसा ना हो कि यार यहाँ पर आने के बाद आप पछताएं कि यार मैं क्यों आ गया। ये जो कह रहे हैं कि हमने जो रूल चेंजेस किए हैं उसकी वजह से जो हमें इम्पैक्ट पॉजिटिव मिल रहा है, उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन कम कर पा रहे हैं या इंटरेस्ट रेट कम कर पा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चीज़ें देखें तो अभी भी अच्छी नहीं है। स्टूडेंट्स को अभी भी काम नहीं मिल रहा है, बच्चे खाली ही बैठे हैं, और बहुत बड़ा एक लॉट है जो कि अपनी जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट परमिट पर हो चाहे वो वर्क परमिट पर भी हो। उनको आगे क्लियरिटी नहीं है कि उनकी पीआर किस तरीके से होगी, क्योंकि उन्होंने पीआर के नंबर भी अब कम कर दिए हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है स्पेसिफिकली उस फील्ड की जिस फील्ड की यहाँ पर डिमांड है, या जॉब जो पीआर की कैटेगरी में रख रहे हैं, जिस कैटेगरी वाइज ये ड्रॉ की बात कर रहे हैं, तो उन बच्चों का भी अभी कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं है। और अगर आप आना चाहते हैं तो यार प्योर रिसर्च करके आए, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे बात कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत कदम ले लें। और अगर आप बात करूँ तो यार दूसरे पॉइंट की जो है, विजिटर वीज़ा को भी इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। पहले तो होता था कि किसी भी पर्पज़ से आप यहाँ पर आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा ले रहे हैं, तो आपको 10 साल या मैक्सिमम 10 साल, या आपके जितने भी पासपोर्ट की लिमिटेड है, लाइक 10 साल या उससे कम, वो डजेंट मैटर, बट मैक्सिमम वो लिमिट या 10 साल के लिए आपको इजीली मिल जाता था, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो चाहे आप वो खुद विजिटर वीज़ा पे आना चाह रहे हो। और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होती थी। कुछ लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड आपको दिखाने होते थे, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप किस वजह से आ रहे हैं, सीधी सी बात है यार। और मोस्ट ऑफ केस में आपको वीज़ा मिल जाता था, उसका रिफ्यूज़ल रेट बहुत कम होता था। लेकिन अब इन्होंने यार जो इस पे फैसला लिया है, ये जेन्युइनली मैं कहूँ तो बहुत ही इम्पैक्ट करेगा हर किसी को जो यहाँ पर रह रहे हैं एक्चुअली।
जो ऑलरेडी पीआर भी हैं या जिनके पेरेंट्स अपनी अपनी कंट्रीज़ में और वो अपने बच्चों के पास विजिट करना चाह रहे हैं, तो जिनकी फ़ाइल ऑलरेडी लगी हुई है उन पर भी ये रूल इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। जिनका वीज़ा आ गया है दे आर लकीएस्ट, क्योंकि उनको 10 साल का मिल गया। तो यार प्लीज़ अपने वीज़ा को संभाल के रखिए, है ना। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी ऐसा काम मत करना कि जिससे उस पर इम्पैक्ट पड़े। और अब जो है ये रूल चेंज हो चुका है। जो भी अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर, अपने क्लोज वंस के लिए लगाना चाह रहे थे विजिटर वीज़ा, मैं भी उसमें से एक हूँ। अपने पेरेंट्स की फ़ाइल लगाने का काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन डे बाय डे रूल जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब जो है ये डिपेंड करेगा कि आपकी सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री पे। मल्टीपल एंट्री में होता है कि आपका वीज़ा जो एक बार है आप उसमें कितनी बार भी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। आप आए, पर्पज़ ऑफ विजिट ख़त्म, आप उसके बाद नहीं आ सकते। तो वीज़ा तो अभी भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे जो है फ़िल्टर्स लगा दिए हैं। और वो फ़िल्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा तो है कि पर्पज़ ऑफ विजिट, आप किस पर्पज़ पे विजिट करना चाहते हैं, जेन्युइन भी है या नहीं है ना। आप अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं या अपने बच्चे की कॉन्वोकेशन पे आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री देंगे। या यहाँ पर आपके लव्ड वंस हैं, उनसे आप मिलने आ रहे हैं, वो सिक हैं या बहुत टाइम से आप मिले नहीं हैं, या उनके बच्चे हो गए हैं, आप उनके टेक केयर के लिए आ रहे हैं, तो ये सब डिपेंड करेगा। उसके अलावा आपको एक सॉलिड फंड भी दिखाना होगा कि हाँ आपका जो फंड है वो आपके पास तो है ही है, और जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो भी आपको जो है स्पॉन्सर करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकता है, टेक केयर कर सकता है, उतने फंड्स उसके पास अवेलेबल हैं। तीसरा कि आपकी हेल्थ, है ना। जब भी आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आपको एक हेल्थ टेस्ट कराना होता है किसी भी एक सर्टिफाइड लैब से जाके, जहाँ भी ये रिकमेंड करते हैं। लाइक इंडिया में तो बहुत सारे जो है मैक्स में जाके कराते हैं अपना हेल्थ टेस्ट, और उसके बेस पर भी डिसाइड होगा कि आपके पास ऐसी जो हेल्थ रिपोर्ट है उसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो आपको इम्पेक्ट करेगी आपकी एंट्रीज़ को। यहाँ पर आने के बाद आप अफोर्ड कर पाएंगे मेडिकल या नहीं, आपको दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें आप ऑफिसर पर डिपेंड करेंगी। और चौथा, जो आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं आप वहाँ से टाई अप हैं या नहीं है, यानी कि आप वापस जाने का इंटेंट रखते भी हैं या नहीं रखते। अगर आपका इंटेंट यही है कि यहाँ के मैं इलीगल असाइलम या ये सब करना चाहता हूँ, तो हो सकता है वो चीज़ें भी अब आपके वीज़ा को इम्पैक्ट करेंगी। ये क्लियरली अब डिपेंड करेगा, जो वीज़ा देने वाला ऑफिसर है वो बहुत ज़्यादा इंक्वायरी अब इस पर देखेंगे, इंडिविजुअली केस को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वीज़ा आया, ओके, स्टैंप लगाई 10 साल का तो आपको दे दिया। तो ये दोनों चीज़ों के बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें अब कनाडा की एक नटशेल में देखें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब बात करता हूँ तो यार जो भी अभी भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, तो मेक श्योर पूरी रिसर्च करें। आने से पहले पूरा अपना सिस्टम चेक करें कि क्यों आना है भाई, क्या पर्पज़ है आपका आने का, जो ऐसा नहीं आपको मिल रहा अपनी कंट्री में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब की कमी है कि आपको आते ही सब मिल जाएंगे, ले भाई काम तू भी कर ले, ये भी कर ले। ऐसा नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस अभी चल रहा है कनाडा में, कितनी मुश्किल से जॉब मिली है, फील्ड जॉब, वो भी सिर्फ 30+ आवर्स, जो कि मुझे मिनिमम रिक्वायर है कि अपने इमिग्रेशन पर्पस को पूरा करने के लिए, अपनी पीआर में एक एक्सपीरियंस काउंट कराने के लिए। अदरवाइज पार्ट टाइम मुश्किल से मिल रही थी। और दूसरी जॉब की बात करूँ यार, मेरा रूममेट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कई महीने से वो खाली बैठा रहा, जॉब करी फिर खाली हो गया। मतलब पिछले 3 साल में मेरे को लगता है कि 5 से जॉब कर चुका और 5-6 महीने खाली भी ब्रेक ब्रेक में रह चुका है। तो लाइफ अभी भी इजी नहीं है। जितने भी नए कमर आ रहे हैं दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, और जो पिछले साल भी आए थे दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तो ऐसा ना हो कि यार आप अब जो है वीज़ा के लिए भी वेट करें, एक तलवार आपके ऊपर लटकी रहे, आप 1.5-1.5 साल वेट कर रहे हैं, अपना पैसा फंसा के बैठे हैं, और अपनी कंट्री में भी आप अपना कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद आपका रिफ्यूज़ल आता है और फिर आप जो है सोचते हैं कि यार अब मैं क्या करूं। तो है ना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेक श्योर कि एक अपना प्लान बनाएं और सॉलिड चीज़ों के साथ आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद ज़िंदगी एकदम से ही चांद तारों में बदल जाएगी। पिक्चरों में बहुत अलग दिखाया जाता है, रियलिटी कुछ अलग ही है। स्ट्रगल आपको जीरो से ही करना पड़ेगा। तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करा करें वीडियोस में, आपको कुछ भी अगर नॉलेज चाहिए, कुछ भी अगर देखना है, और सब्सक्राइब कर देंगे तो यार थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है मेरे खुद के लिए कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सागर इन कैनेडा।